नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। आज हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस और मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं। जैसा कि हमको मालूम है, इन सब इक्वेशन को हमने पिछली कक्षाओं में या पिछले जो लेसन हैं उनमें अलग अलग तरीके से विस्तृत रूप से पढ़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको इसका वन बाई वन मेमोराइज करवाता हूँ। सबसे पहली जो मैक्सवेल की इक्वेशन है उसको गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, इस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के काल्पनिक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q के 1/एप्सिलॉन 0 गुणे के बराबर होता है, जहाँ एप्सिलॉन 0 वैक्यूम की परमिटिविटी है। वैक्यूम के लिए हम गाउस लॉ लिख रहे हैं यहाँ। और यदि इस इक्वेशन का गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करें तो ये हमको डेल डॉट ई इजिकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0 के रूप में प्राप्त होगी। ये मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है। ये मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म कहलाता है। इसी के अनुरूप मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन है उसको गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू सदैव 0 प्राप्त होती है, क्योंकि मोनोपोल नहीं होते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस ऑलवेज 0 होगा। और इसमें भी जब हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो हमको मिलेगा डेल डॉट बी इजिकल टू 0। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल्स सेकेंड रिलेशन की। मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन फैराडे लेंज लॉ के रूप में है। जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी बंद परिपथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल के निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के समय के सापेक्ष परिवर्तन के कारण परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और इस विद्युत वाहक बल का जो वैल्यू है वो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लिखें तो ई डॉट डी एल होगा। और चुंबकीय फ्लक्स बी डॉट डी एस होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस होता है। इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल अपॉन डेल टी के रूप में हम लेते हैं। तो ये फैराडे लेंज लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है। इसको जब हम स्टोक्स कर्ल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए सोल्व करेंगे तो हमको ये देगा डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी है। फोर्थ रिलेशन एम्पियर, फोर्थ इक्वेशन जो है वो एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ कहलाता है। जैसा कि हमको मालूम है, एम्पियर लॉ के अनुसार हमको मालूम है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल बंद पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्र से गुजरने वाली कुल धारा I के μ0 गुना के बराबर होता है, जहाँ μ0 परमिएबिलिटी, वैक्यूम की परमिएबिलिटी हम ले रहे हैं, अर्थात P डॉट डी एल इजिकल टू μ0I। लेकिन मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट हमको दिया, जिसके कारण टोटल एम्पियर मैक्सवेल लॉ में जो टोटल रेखा समाकल है चुंबकीय क्षेत्र बी का, वो μ0I प्लस आई डी के बराबर होता है। इस इक्वेशन में जब हम स्टोक्स का थ्योरम और
करंट की वॉल्यूम डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिलेगा डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी के बराबर। इस प्रकार हम इन चारों इक्वेशनों को मिला करके मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, डेल डॉट पी इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस पी इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। ये चारों इक्वेशन मैंने यहाँ वैक्यूम के लिए लिखी हुई है। यदि आप मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में परमिएबिलिटी म्यू हो जाती है, परमिटिविटी एप्सिलॉन होती है, अतः यहाँ हम एप्सिलॉन जीरो को एप्सिलॉन से और म्यू जीरो को म्यू से रिप्लेस कर देंगे तो हम उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन और परमिएबिलिटी म्यू होती है के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन रीराइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डेल डॉट ई रो अपॉन एप्सिलॉन, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस बी इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। अब हम बात करेंगे एक होमोजीनियस आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपगेट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसके लिए हम मीडियम की प्रॉपर्टी में चूँकि हमने J इजिकल टू ज़ीरो लिया हुआ है, रो इजिकल टू ज़ीरो लिया हुआ है, कोई फ्री चार्ज या कोई फ्री करंट उस मीडियम में मौजूद नहीं है, अतः जब हम मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे इस मीडियम के लिए तो उनकी वैल्यू होगी डेल डॉट ई इजिकल टू ज़ीरो, डेल डॉट बी इजिकल टू ज़ीरो, थर्ड इक्वेशन होगी डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, फोर्थ इक्वेशन होगी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी के बराबर। इक्वेशन 7 की दोनों तरफ कर्ल लेकर के इसको रीराइट करें तो ये इस फॉर्म में हमको मिलेगा डेल डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल बी अपॉन डेल टी। डेल और टी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अतः हम इस पार्ट को डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस टी के रूप में रीराइट कर सकते हैं। डेल क्रॉस ई की जो वैल्यू होती है वो डेल डेल डॉट ई माइनस डेल टू ई के बराबर होती है, अतः जब इसकी वैल्यू रख दें और डेल क्रॉस बी की वैल्यू हम इक्वेशन 8 से रख दें तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी डेल 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 ई माइनस डेल टू ई इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। डेल डॉट ई टेंड्स टू बी जीरो है, इक्वेशन 5 ये हमको बताता है। इससे हमको मिलेगा माइनस डेल टू ई इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी टू, अर्थात जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन है वो लिखी जाएगी डेल टू ई इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टू के बराबर। सिमिलरली इक्वेशन 8 को दोनों तरफ से जब हम कर्ल लेकर के रिराइट करें तो ये इस फॉर्म में मिलेगी डेल क्रॉस बी म्यू एप्सिलॉन डेल क्रॉस डेल ई अपॉन डेल क्रॉस डेल ई अपॉन डेल टी, और चूंकि डेल और टी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है अतः इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस ई के बराबर। डेल क्रॉस बी इसी तरह से डेल डेल डॉट बी माइनस डेल टू बी के बराबर होता है। डेल क्रॉस ई की वैल्यू जब हम इक्वेशन 7 से रख देते हैं तो ये हमको देगा माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर। और डेल डॉट बी टेंस टू बी जीरो होता है, इक्वेशन 6 हमको ये बताती है। और जो बचा हुआ पार्ट है इसमें दोनों साइड माइनस कॉमन है, कैंसिल होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन हमको मिलेगी वो होगी डेल टू बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू बी अपॉन डेल टी टू के बराबर। इक्वेशन 9 और 10 क्रमशः इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन हैं जिनका सॉल्यूशन
E equal to E0 e to the power iota k dot r minus omega t and B is equal to B0 e iota k dot r minus omega t के अनुरूप होता है, जहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की और के प्रोपगेशन कांस्टेंट है। जब E की वैल्यू इक्वेशन 11 से 9 में रखते हैं अथवा B की वैल्यू इक्वेशन 12 से 10 में रख दें तो हमको वैल्यू मिलेगी del 2 ऑफ दिस। इसके कारण हमको इसको डबल डेरिवेटिव जब करेंगे तो आयोटा के मिलेगा अर्थात आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर मिलेगा, जो हमको माइनस के स्क्वायर देगा। म्यू एप्सिलॉन इधर del 2 अपॉन del t2 है, इधर से हम जब डबल डेरिवेटिव करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो माइनस आयोटा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हमको प्राप्त होगा, क्योंकि ई नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो टर्म है, अतः हमको मिलेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर के, जिससे हमको ओमेगा बाई के इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन प्राप्त होता है। और आपको मालूम है वेव थ्योरी से आप जानते हैं ओमेगा बाई के जो है वो वेव वेलोसिटी है, क्योंकि मीडियम के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इसको हम Vm कह रहे हैं। Vm की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन के बराबर। सिमिलरली जब हम जानते हैं म्यू जो है वो म्यू आर म्यू जीरो के बराबर होता है, जहाँ म्यू आर मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी है और म्यू जीरो वैक्यूम की परमिएबिलिटी है। आपको ध्यान होगा म्यू आर जो है म्यू अपॉन म्यू जीरो के बराबर होता है, अतः हमने म्यू के स्थान पर म्यू आर म्यू जीरो ले लिया और एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो लिया है। रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर को अलग लिखा है, रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो को अलग लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि जब हम इस इक्वेशन में म्यू आर एप्सिलॉन आर 1 ले लेते हैं तो हमको वैक्यूम के लिए वेलोसिटी प्राप्त होगी, और आप जानते हैं वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के बराबर होती है, अतः 1 अपॉन रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो सी के बराबर होता है। और इस तरह से हमको अंडर रूट वी मीडियम की वेलोसिटी, मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी प्राप्त हुई 1 अपॉन रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर सी के बराबर। जैसा कि मैंने बताया सी इक्वल टू रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो के बराबर होती है। अब हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ electromagnetic wave in vacuum divided by velocity of the electromagnetic waves in the medium, that is c by vm के बराबर। इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि c by vm निकालने के लिए हमको इस 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर का इस ये जो टर्म है इसको इस साइड लेकर के जाना होगा, अतः जो ईटा प्राप्त हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त हुआ मीडियम के लिए, इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हुई रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर के बराबर। क्योंकि आपको मालूम है जनरल कंडीशन सभी लगभग प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश पदार्थों में म्यू आर टेंड्स टू 1 होता है, अतः
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा जो है जनरली अंडर रूट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। आज की इस वीडियो में हमने मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में देखा है। तत्पश्चात नॉन कंडक्टिंग मीडियम में वेव प्रोपगेशन की बात की है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।